हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप जर्नी टू सक्सेस नाम से सर्च करिए और हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ क्या है, यानी वो होता क्या है। तो उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी राज्य हो तो और कोई भी देश हो, उसकी जो आर्थिक संपदा होती है और उसकी जो हम कहें कोई भी सर्विसेज होती हैं, कोई भी सेवाएं होती हैं, उसको क्या होता है, एक अगर आप पूर्व अनुमान उसका लगा लेते हैं, मतलब कि पहले से आपको अनुमान हो जाता है एक निश्चित अवधि के पहले ही, तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पूर्वानुमान लगा दिया जाता है, मतलब पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि जो आर्थिक संपदा है यानी जो इकोनॉमिक वेल्थ है किसी भी कंट्री की या सर्विसेज है या सेवाएं जो है उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। ये फैक्ट है कि नियोजन के बिना यानी प्लानिंग के बिना किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की सामाजिक आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। यानी सोशल और इकोनॉमिक गोल्स आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप जो है अगर आप जो है कोई मतलब प्लानिंग नहीं करते तो आप सोशल और इकोनॉमिक गोल्स प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो विकासशील राष्ट्र हैं यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए जो है सामाजिक आर्थिक विकास को देखते हुए ये नियोजन किया जाता है, यानी ये प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें दिखाई गई कि हम जो है आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उस कंट्री का, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग आप करते हो तो जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट उद्देश्य होना चाहिए, वो ये है कि जो आपकी आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उसका रेट जो है बहुत हाई हो, यानी उच्च दर हो। और क्या, और जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय, उसके लिए भी अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो रिडक्शन होता है इकोनॉमिक रीजन्स में, यानी जो आर्थिक असमानताएं होती हैं उसमें कमी लाना भी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। मतलब इसका कहने का सेंस क्या है, जैसे हमारे इंडिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक मिडिल फैमिली लोग, एक जो है काफ़ी रिचेस्ट लोग होते हैं, एक एकदम गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं। तो इन लोगों के बीच में हम बोलें कि असमानता जो है इसको कम करना, ये भी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य है, यानी जो हम कहें कि जो आर्थिक नियोजन है उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और क्या है, जो आर्थिक शक्ति है उसके केंद्रीकरण पर रोक लगाना, और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं यानी जो हम कहें कि आपके जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनका उत्थान करना, यानी उनको क्या करना, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ऊपर की तरफ ले जाना। अच्छा, और क्या, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो है क्या, अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो तो उसमें ये भी उद्देश्य होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप रोजगार के अवसरों में वृद्धि करिए। अच्छा, और क्या बातें हैं, सेल्फ सफिशियंसी यानी आत्मनिर्भर बनाना। क्या चीज़, आत्मनिर्भर बनाना। अच्छा, और क्या चीज़ें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थायित्व को बढ़ाना। और क्या इसका उद्देश्य है, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है यानी जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उसको दूर करना भी इसके उद्देश्य में रहता है। और इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकरण, ये भी इसके उद्देश्य में कहा गया है। अब हमें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानना होगा कि इतिहास में, यानी जो भारत के इतिहास में था, उसका आर्थिक नियोजन का जो इतिहास है वो क्या था भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या जाने कि जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, उसमें क्या चीज़ें, एक बुक मिली, कौन सी बुक, जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिला हमको, मतलब हम लोगों को इंडियंस को जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिला किसके लिए, प्लानिंग के लिए, कि प्लानिंग होना चाहिए भाई, कि भारत में नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन होना चाहिए। इसका पहला विवरण 1934 में किस बुक में मिला, तो एक बुक प्रकाशित की गई थी एम बैसवर्या जी के द्वारा, उस बुक में, यानी उस बुक का क्या नाम था, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, तो इसके राइटर कौन है, एम बैसवर्या जी हैं। ठीक है, इन्हीं के बुक में जो है क्या मिला था,
सबसे पहला जो भारत में नियोजन की आवश्यकता जो थी, सबसे पहला विवरण, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इन्हीं के बुक में मिला। अच्छा, उसके बाद क्या आया, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। जब इनकी बुक देखी गई 1934 में, 1934 में, तो 1938 में क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि भारत में नियोजन होना चाहिए, यानी कि भारत में यानी कि इंडिया में प्लानिंग होना चाहिए, इसकी आवश्यकता, जो इसकी नीड थी, जो इसकी नेसेसिटी थी, उस पर विचार करने के लिए क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, एक अधिवेशन किया। कहाँ किया, हरिपुरा में एक अधिवेशन किया। कब किया, 1938 में किया। और उसकी अध्यक्षता, उसकी चेयरमैनशिप किसने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने की। हुआ क्या, इसमें कुछ प्लानिंग्स की गई, लेकिन उन प्लानिंग्स को जो रिकमेंडेशंस आई कमेटी के द्वारा, उस प्लानिंग को लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसके कारण, और ये 1938 में अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो जो प्लानिंग आई इसको लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद आपका गांधीयन प्लान आया, और ये जो है श्री महानारायण जी के द्वारा 1944 में लाया गया। फिर आपका बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान किसके द्वारा लाया गया, तो बॉम्बे प्लान जो है, जो कुछ उद्योगपति थे मुंबई में आपके, वहाँ के जो है लोगों के द्वारा ये लाया गया। और ये भी जो है आपका हम बोले कि यहाँ के जो चेयरमैनशिप थे, उनका नाम था अर्देशीर दलाल, उनके अंडर में इस प्लान को लाया गया, यानी उनके लीडरशिप में ये प्लान लाया गया, और 1944 यानी कि 1944 में आया। उसके बाद आपका जन योजना आता है, यानी कि पीपुल्स योजना इसको बोलते हैं, जन योजना को। इसमें क्या हुआ, 1945 में ये योजना आता है, और ये जो है लेबर लीडर एम एन रॉय के द्वारा जो है ये चीज़ें, यानी श्रमिक जो कहें श्रमिक नेता थे एम एन रॉय ने इस योजना को प्रस्तुत किया। फिर आपका आता है सर्वोदय योजना, ये 1950 में आता है, और यही जो हम बोले यही सबसे मेन नींव रखता है किसकी, जो प्लानिंग कमीशन थी आपकी इंडिया की, उसके बाद उसकी, ठीक है। तो कब 1950 में किसके द्वारा लाया जाता है सर्वोदय योजना, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया जाता है सर्वोदय योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया जाता है। नियोजन के प्रकार, यानी जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, कितने प्रकार के नियोजन होते हैं भारत में, इकोनॉमिक प्लानिंग कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी कि दृष्टि नियोजन, और दूसरा होता है आपका परिचयात्मक आब्लिक सांकेतिक नियोजन यानी कि इंट्रोडक्टरी या इंडिकेटिव प्लानिंग। एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्या होते हैं ये। तो दृष्टि नियोजन यानी कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भारतीय योजना आयोग के अनुसार होता है, ये एक लंबी अवधि तक, यानी कि 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, इस तरीके के लिए जो है एक अपनाया जाता है इसको। तो इस टाइप के प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि नियोजन। लेकिन इसमें हम कहने का सेंस ये है कि ये दीर्घकालीन के लिए होता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लक्ष्य यानी कि जो आपका गोल है वो निर्धारित किया जाता है, आपका लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15 या 20 वर्ष की पूरी अवधि के लिए खाली एक ही योजना बना देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं, 5 या 3 ईयर्स का जो है एक टर्म डिवाइड कर देते हैं, इतने में ये प्लान चलेगा, फिर ये। लेकिन जो टोटल लक्ष्य, टोटल जो गोल निर्धारित होता है वो आपका कितने ईयर्स का होता है, 15, 20 या 25। दृष्टि नियोजन ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद सेकंड आपका है इंट्रोडक्टरी यानी कि परिचयात्मक या सांकेतिक नियोजन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नियोजन में क्या होता है, जो आर्थिक समृद्धि होती है और किसके लिए, और विकास के लिए, मात्रात्मक लक्ष्यों के लिए, यानी कि हम क्या बोले कि क्वांटिटेटिव टारगेट्स रखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव टारगेट्स यानी कि कुछ मात्रा होती है, वो टारगेट्स रखे जाते हैं। और इसके साथ साथ परिचयात्मक यानी कि इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि आर्थिक नीतियों की घोषणा की जाती है और नियोजन के लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन यानी कि अब हमारा योजना आयोग जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, इसके बाद इसका गठन 15 मार्च 1950 को किसके द्वारा किया गया, तो ये केसी नियोगी समिति यानी कि केसी नियोगी एक कमेटी थी उसके द्वारा किया गया। और यह जो है एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कंसल्टेटिव बॉडी है। क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंसल्टेटिव बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक और परामर्श निकाय है। यानी कि ये क्या है, जब गैर संवैधानिक है तो आपका स्टेटरी बॉडी होगा यानी कि ला कानूनन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये क्या होते हैं, योजना आयोग के यानी जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होते हैं। और इस आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है और इसमें 3 पूर्णकालिक यानी कि
फुल टाइम के मेंबर और 3 पार्ट टाइम के मेंबर यानी 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त, रक्षा और गृह मंत्री इसके जो है सदस्य होते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं। जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, यानी कि योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसके उपाध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, इनके मेंबर्स जो होते हैं, इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इनकी कोई निश्चित योग्यता भी नहीं होती कि आपको एलिजिबिलिटी ये चीज़ें होनी चाहिए। इनका कोई निश्चित योग्यता नहीं होता, ना फिर इनका कोई निश्चित टेन्योर होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है। इनको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे भी। लेकिन जो इसके चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, चेयरमैन यानी कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उनका तो भाई कार्यकाल होता ही है फिक्स, टेन्योर होता ही है फिक्स। तो योजना आयोग द्वारा जो क्या किया जाता है कि योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी कि हम बोले कि प्लान का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा जो है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। यानी कि ये जो है एक रिकमेंडेशन आया गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंड किया गया, प्रपोजल आया हम कहें तो ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब आया? 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। इसके अध्यक्ष व सचिव कौन होते हैं? जो योजना आयोग के होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जी हमारे इसके अध्यक्ष होंगे, क्योंकि वही हमारे प्लानिंग कमीशन के भी होते हैं, योजना आयोग के भी होते हैं, तो वही हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी होंगे, अर्थात प्रधानमंत्री भी इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बात है कि जो मेंबर्स होते हैं किसके, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये सभी क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? केंद्रीय मंत्री यानी जो सेंट्रल आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या सभी स्टेट मिनिस्टर्स और सभी राज्यों के मतलब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो नियोजन होता है यानी कि जो प्लानिंग होती है उसके लिए योजना आयोग एवं राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करना। ये क्या करता है? हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है, किसका हेल्प करता है? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की, और किसका? राज्यों के बीच यानी स्टेट का, किसका ये जो है हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका कार्य है कि जो योजना आयोग यानी जो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि वो अपना एक जो है तैयार करता है कि ये चीज़ें मुझे करनी है, प्रारूप देता है एक अपना, तो उसको अंतिम रूप कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय, हम बोले कि आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो जो है इसको अंतिम रूप देता है और समय समय पर उसका मूल्यांकन करता रहता है। ये इसका जो है फंक्शन है, हम कहे कार्य है इसका, कि समय समय पर आप जो काम जो आप तैयार कर रहे हो उसको समय समय पर मूल्यांकन करते रहो, यानी टाइम टू टाइम उसको जो है चेक करते रहो। हाँ, ठीक है। उसके बाद और राष्ट्रीय महत्व की नीतियों की समीक्षा भी यही करता है, जो पॉलिसीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उसका रिव्यू ये करता है। उसके बाद जो फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन है यानी कि योजना आयोग के क्या कार्य हैं उसको हम बात करेंगे, ठीक। योजना आयोग की स्थापना हमने जैसे कि पहले बात की कि 1950 में यानी 1950 में हुई, तो इसमें इन कार्यों की रूपरेखा क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इनकी फंक्शन क्या है, 4-5 फंक्शन मैंने नोट कर रखे हैं। तो उनकी सबसे अच्छी जो फंक्शन है, सबसे पहली जिसकी बात हम कर लेते हैं कि जो तकनीकी कमिटी यानी कि जो हम कहें किसी भी देश की सामग्री हो, पूंजी हो, मानव संसाधन, उन सभी का वो क्या करे, आकलन करें, यानी सभी के बारे में वो पता करे, इन्वेस्टिगेट करे और उन संसाधनों को बढ़ाने की क्या करें, जो भी रिसोर्सेज की कमी है उनको बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करें, और जो देश की आवश्यकताओं के संबंध में कम होने के शौकीन हैं, जो भी कम होने वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ाने का एक कार्य करें। और क्या चीज़ें हैं, और जो देश के संसाधन के सबसे प्रभावी यानी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करें, ठीक है। जो मतलब ऐसा ये योजना बनाए, ऐसा प्लानिंग करे कि जो क्या हो जाए, सबसे प्रभावित मतलब आपका बोले मोस्ट इफेक्टिव हो जाए। देश के संसाधन मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं इसके लिए ऐसा प्रभावी एक ऐसा मतलब हम कहें यूज तैयार करें इसके लिए कि वो बहुत ज़्यादा जो है हम बोले कि मोस्ट इफेक्टिव हो जाए कंट्री में, उससे काफ़ी आगे हमारा कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके इकोनॉमिक प्लानिंग के मैंने अभी डिस्कस कर रखा है पहले ही, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर प्राथमिकताओं
के निर्धारण पर उन चरणों को परिभाषित करें जिनमें योजना को पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक चरण के लिए संसाधनों का आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए, कितना रिसोर्सेज यहाँ देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उन कारकों का वर्णन करना जो आर्थिक विकास को मंद कर रहे हैं, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को क्या कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं। उन परिस्थितियों को वो जांच करें और फिर उस पर वो कार्य करें कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को जो है बढ़ा सकते हैं। जो भी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हैं उसके अनुसार वो देखें कि हम इसका सफल निष्पादन कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ें वो स्थापित की जानी चाहिए। और समय समय पर क्या करें, योजना के प्रत्येक चरण में निष्पादन में क्या प्रगति है उसके बारे में पता करें। लास्ट में नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग आपका इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है नीति का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नए संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया है। ये जनवरी 2015 को इसके जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है पारित किया गया है, बनाया गया है। प्रपोजल प्रस्ताव आया था कैबिनेट में 2015 में, उसमें बनाया गया है। यह संस्थान जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में, यानी कि एक तरीके से टैंक जानते हैं ना, पानी स्टोर करता है, तो ये क्या करेगा, जो भी जो भी सोचते ही सरकार उसके टैंक के रूप में, थिंक टैंक इसको हम बोलते हैं, उसके रूप में ये सेवाएं प्रदान करता है और उसके निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन और पॉलिसी मोबिलिटी। और जो नीति आयोग है केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों और संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो आपका नीति आयोग है वो क्या करेगा, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो भी सरकार को हम कह सकते हैं नीति, जो भी पॉलिसीज आती हैं उसके संबंध में वो क्या करेगा, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें, वो जो भी वो डिसीजंस हैं वो ये जो है उपलब्ध कराता है। और क्या करता है, इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए आपके देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, यानी कि हम कहें FDI वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं। इन सभी के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती हैं नीति आयोग। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो की पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा, उसमें हम लोग नीति आयोग के आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, और जितने भी 5 ईयर्स प्लान्स हैं वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।